दोस्तों G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए काफी गर्व की बात है, लेकिन जैसे जैसे सितंबर में होने वाली G20 का मेन इवेंट नजदीक आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही भारत पर दबाव बढ़ता देखा जा सकता है। दरअसल एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में सभी पश्चिमी देश भारत पर दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस लगातार भारत के साथ बातचीत करके अपने फेवर में इस इवेंट को मोड़ने पर जुटा हुआ है, जिसकी वजह से भारत पर हर तरफ से दबाव बढ़ता देखा जा सकता है। दरअसल दोस्तों अमेरिका चाहता है कि सितंबर में होने वाले G20 के मेन इवेंट में भारत सेक्शन पर चर्चा करते हुए ये बात हाईलाइट करे कि सभी देश रूस पर और कड़े प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं, जबकि इसी दौरान रूस चाहता है कि भारत इस इवेंट में रूस की अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाए और सभी देशों को ये बात समझाने की कोशिश करे कि प्रतिबंध लगाने की नीति बहुत ही ज्यादा गलत और एक तरफा है। साथ ही इससे रशियन इकोनॉमी को काफी बड़ा नुकसान भी हो रहा है। वहीं पर अगर थोड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जब से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया तब से रशियन इकोनॉमी लगातार कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। इस बात में भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ महीनों में रशिया की ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली जाए, क्योंकि न तो रूस अब पहले की तरह अपने एनर्जी सेक्टर से मुनाफा कमा पा रहा है और न ही अपने फॉरेक्स रिजर्व में मौजूद कई बिलियन डॉलर का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब प्रतिबंध की वजह से रूस हर तरफ से फंस चुका है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर रूस चाहता है कि भारत G20 में सभी देशों को रूस पर लगे प्रतिबंध कमजोर करने या फिर इसे हटाने के बारे में चर्चा करे, जबकि अमेरिका इसके ठीक उलट चाहता है। अब क्योंकि भारत G20 का अध्यक्ष है और सितंबर में ही इसका मेन इवेंट होने वाला है, इसीलिए हर दिन भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम इनमें से किसी भी देश की बात नहीं मान सकते। अगर भारत ने रूस या अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश भी की तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत ये बात पहले ही साफ कर चुका है कि G20 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम बड़े वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहते हैं, न कि इस संगठन में सिर्फ प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध का ड्रामा करेंगे, जो फिलहाल सभी पश्चिमी देश चाहते हैं, क्योंकि यूरोप के हिसाब से इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही बड़ा मुद्दा है और वह है यूक्रेन युद्ध, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि अफगानिस्तान में करोड़ों महिलाओं और बच्चों को छोड़कर कैसे अमेरिका भाग गया। साथ ही इन पश्चिमी देशों ने कई अफ्रीकी देशों को भी अकेला छोड़ दिया और उनके इंटरेस्ट में आज कहीं पर भी बात नहीं की जा रही, जबकि यूक्रेन जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े सैन्य महाशक्तियों का समर्थन मिला, कई बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता मिल रही है, उसे ये सभी देश एक विक्टिम साबित करने पर तुले हुए हैं, जिसकी वजह से भारत पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है कि हम G20 में रूस के खिलाफ बात करें और रूस पर प्रतिबंध कड़े करने के बारे में चर्चा करें। लेकिन ये बात तो साफ है कि भारत ना तो अमेरिका और ना ही रूस की बात सुनकर G20 के इवेंट में प्रतिबंध या यूक्रेन से जुड़े किसी भी मुद्दे का डिस्कशन करने वाला है जो भारत के इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि आखिर G20 की अध्यक्षता का इस्तेमाल हम विश्व के बड़े मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को यूक्रेन युद्ध से कोई भी मतलब नहीं है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे तब दोनों देशों के लीडर्स ने एक दूसरे के साथ कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण नोट बदले थे। इन दोनों ही नोट्स में लिखा था कि कैसे हम यूक्रेन युद्ध का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब भारत और फ्रांस अब एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक नया पीस प्लान लाना चाहते हैं जो यूक्रेन और रूस के बीच में शांति ला सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत और फ्रांस ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम दोनों देश जिस पीस प्लान पर काम कर रहे हैं वह अब तक लाए गए किसी भी इनिशिएटिव से पूरी तरह से अलग होगा। बता दें कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही यूरोपियन यूनियन, चीन और कई अफ्रीकी देशों ने पीस प्लान सामने रखे थे, लेकिन इनमें से कोई भी प्लान ना तो सफल हो सका और ना ही ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा सका, क्योंकि इन सभी में कुछ न कुछ काफी बड़ी कमियां थी। चीन और अफ्रीकी देशों द्वारा लाए गए पीस प्लान कई मायनों में अधूरे थे, तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से लाया गया पीस प्लान बहुत ही ज्यादा एक तरफा थे, जिसमें रूस को क्रीमिया और डॉनबास दोनों रीजन वापस करने थे। साथ ही और भी कई ऐसे पॉइंट इसमें लिखे थे जिन्हें रूस बिल्कुल भी मान नहीं सकता। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक कोई भी ऐसा पीस प्लान सामने नहीं आया जो दोनों देशों के बीच में सच में समझौता करा सके। हालांकि यूक्रेन पर आरोप ये भी लगता है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस के साथ सीज फायर हो सकता था, लेकिन यूक्रेन ने यूरोप और अमेरिका की बात मानकर समझौते से इंकार कर दिया, जिसका नतीजा हम देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन युद्ध पिछले एक साल से भी ज्यादा लंबे समय से खींच रहा है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत तो मध्यस्थता नहीं करना चाहता, फिर आखिर ये पीस प्लान विकसित करने का क्या मतलब है। तो बता दें कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर एक ऐसे सॉल्यूशन पर काम कर रहा है जो यूक्रेन और रूस के बीच में शांति ला सकता है, लेकिन हम अभी भी दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता नहीं करने वाले, बल्कि हम फ्रांस के साथ मिलकर इस प्लान को प्रपोज करेंगे। वहीं अब ये दोनों देशों पर निर्भर करता है कि वे इसका पालन करना चाहते हैं या फिर नहीं। हालांकि भविष्य में भारत अगर एक ग्लोबल
पावर बनना चाहता है तो ये भी हो सकता है कि हम रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करना शुरू कर दे, क्योंकि आखिर भारत ही वह कॉमन लिंक है जो पश्चिमी देशों और रूस के बीच में एक टेबल पर बैठकर बात कराने की क्षमता रखता है। मतलब हम भारत द्वारा मध्यस्थता कराए जाने की संभावना से पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चीजें काफी ज्यादा जटिल है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे भारत और फ्रांस द्वारा प्रपोज किया जाने वाला ये पीस प्लान सफल होता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता करानी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल